प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुसंधान में आने वाली या हम जो अनुसंधान शुरू करते हैं उससे पहले जिस समस्या का निर्माण किया जाता है उस समस्या की क्या प्रकृति होती है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और एक समस्या की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर या जो पिछले जो हमने अध्याय पढ़े उन अध्यायों में हमने अनुसंधान के बारे में जाना और अनुसंधान के बारे में जानने पर हमें यह ज्ञात हुआ कि अनुसंधान के लिए सबसे पहले समस्या का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए किस प्रकार की समस्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उस समस्या का निर्माण करना चाहिए, हमें समस्या बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो एक अनुसंधान कर्ता के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इस 15वें अध्याय के अंतर्गत हम आज उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान का समस्या उसका एक महत्वपूर्ण प्रधान और प्रथम अंग है। प्रधान अंग इसलिए है क्योंकि समस्या होगी तभी अनुसंधान की शुरुआत होगी, और प्रथम अंग इसलिए है क्योंकि उसी के ऊपर हम आगे अपना पूरा का पूरा अनुसंधान करेंगे। इसलिए यह समस्या क्या है, इस समस्या को जानना बहुत जरूरी है। और कोई भी जो शोधार्थी होता है या अनुसंधान करता होता है, जब इस फील्ड में वह प्रवेश करता है, उसके मन में जब जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं भी अनुसंधान करना चाहता हूं, तब जो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है वह यही समस्या पैदा होती है कि वह किस समस्या को लेकर के चले या उसके ऊपर अनुसंधान करे। और इसके चलते बहुत सारे जो शोधार्थी होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो इधर उधर भटकते भी हैं। जो विद्वज्जन है, इस चीज के जो जानकार है, जो गाइड होते हैं, उनसे वो सलाह भी लेते हैं। और जब एक विद्यार्थी की ये चीज समझ में नहीं आती है तो उस विद्यार्थी को कहा जाता है समस्यांध, यानी कि वह एक तरह से जिसको कहे हुए प्रॉब्लम ब्लाइंड उसको बोला जाता है। अंधा यानी कि जिसको कुछ दिखाई नहीं देता। यही एक स्थिति एक विद्यार्थी की होती है, एक शोधार्थी की होती है, यानी उसके कुछ समझ में नहीं आता है, वह कुछ सोच नहीं पाता है कि वह किस समस्या का चयन करे और उसके ऊपर अपने शोध कार्य को पूरा करे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक शोधार्थी को जब सही समस्या का चुनाव उसके द्वारा नहीं हो पाता है या उसको कोई गलत सजेशन दे दिया जाता है, तो कई बार बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि विद्यार्थी कई साल भी लगा देता है लेकिन अपना शोध पूरा नहीं कर पाता है, जिससे समय के साथ में धन की भी हानि होती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है समस्या का ठीक ढंग से चुनाव करना। और वास्तव में जब इस समस्या का ठीक ढंग से चुनाव हो जाता है तब आप मान के चलिए कि शोध से संबंधित बहुत सारी एक बड़ी जो हेडेक या प्रॉब्लम होती है वह दूर हो जाती है। उसके बाद तो केवल उस विद्यार्थी को अपनी गाइड के अंतर्गत उसकी गाइड लेते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसकी शुरुआत करनी रहती है।
इसलिए समस्या को बहुत सोच समझ करके और उसका चयन करना चाहिए। समस्या पैदा क्यों होती है, यह भी थोड़ा सा हम जाने। कोई भी समस्या हमारे सामने पैदा क्यों होती है और समस्या पैदा होने के पीछे जो कारण है, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या हमारी जो आवश्यकताएं होती है उनमें बाधा उत्पन्न होती है, तब पैदा होती है समस्या। और तब व्यक्ति उसके निराकरण के लिए प्रयास करता है। किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के लिए या समस्या की उपस्थिति के लिए 5 तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो अनुसंधान, उपभोक्ता एवं अन्य सहभागी, अर्थात कोई भी समस्या किसी न किसी प्रकार से किसी घटना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जुड़ी रहती है। दूसरा तत्व इसमें आता है आवश्यकता एवं उद्देश्य। क्या हमारा उद्देश्य, हम किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह काम कर रहे हैं। आवश्यकता एवं उद्देश्य प्राप्ति हेतु क्या क्या हमारे पास में वैकल्पिक साधन है जिसके द्वारा आने वाली उस बाधा को हम दूर कर सके या उस समस्या की हम पूर्ति कर सकें। और अनुसंधान, उपभोक्ता में संदेह, यहां पर संदेह का अर्थ है क्योंकि यदि संदेह ही नहीं होगा तब समस्या ही नहीं होगी। जब संदेह पैदा होता है तब समस्या उत्पन्न होती है। और अनुसंधान समस्या से संबंधित वातावरण, यानी कि प्रत्येक अनुसंधान समस्या से संबंधित जो एक वातावरण होता है और उस वातावरण में परिवर्तन करने से समस्या का समाधान भी प्रस्तुत होता है। समस्या की रचना किस प्रकार से की जाए और क्या इसकी विशेषताएं हैं। समस्या की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका कि हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जिसका समाधान प्राप्त कर सके। हमारे पास में उपलब्ध जो संसाधन है उनका हम प्रयोग करते हुए उस समस्या के हल तक हम पहुंच सके। कोई ऐसी समस्या नहीं बनानी चाहिए या उसके ऊपर काम शुरू नहीं करना चाहिए कि एक तो उसको वैज्ञानिक ढंग से पूरा नहीं कर सके और दूसरा हमारे पास में यदि संसाधन नहीं है तब हम कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि समस्या स्पष्ट एवं मूर्त होनी चाहिए, यानी कि जिसकी हम व्याख्या कर सके, जिसको हम पूरा कर सके। दूसरी बात, जैसा कि अभी बताया, समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए। ये नहीं कि हम काम करते जा रहे और सालों बीत गए लेकिन जिसका कोई परिणाम ही नजर नहीं आ रहा है, जिससे केवल धन की, समय की हानि होगी और कुछ नहीं होगा। समस्या का आकार और क्षेत्र सीमित होना चाहिए ताकि एक निश्चित समय के अंदर हम उस समस्या का हल कर सके, उसके हम परिणाम तक पहुंच सके। और समस्या कम खर्चीली भी होनी चाहिए, अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान समस्या परीक्षण योग्य भी होनी चाहिए ताकि मात्रात्मक रूप से हम उसके परिणाम को निकाल सकें। अनुसंधान समस्या में आंकड़े, ऐसी समस्या होनी चाहिए जिसे हम डाटा कलेक्ट कर सकें और डाटा कलेक्ट करने के बाद में अनेक हमारी जो सांख्यिकीय विधियां होती है उसके द्वारा हम उसका परिणाम निकाल सकें, उसके निष्कर्ष तक हम पहुंच सकें। समस्या सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सार्थक होनी चाहिए, व्यवहार में कुछ काम आने वाली होनी चाहिए, कुछ नए सिद्धांत उसके द्वारा प्रतिपादित तो इस प्रकार की होनी चाहिए। अनुसंधान समस्या ऐसी हो जिस पर पूर्व में उससे संबंधित कार्य हो चुका हो। यदि उससे संबंधित कार्य हो चुका है तो उसके साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है,
उसमें क्या कमियां रही है, उसमें क्या दोष रहे हैं, उनको दूर किया जा सके और समुचित निर्देशन की प्राप्ति एक अच्छे योग्य गाइड के द्वारा, गाइड के अंडर में रहते हुए हमें हमारी उस समस्या का या उस शोध को पूरा करना चाहिए। समस्या का चुनाव कैसे करें? बात क्योंकि समस्या की चल रही है, इसलिए कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उस समस्या का हम चुनाव करें और उसके पश्चात हमें उसका परिणाम मिल सके। इसलिए सबसे पहले तो यह जरूरी है कि हमारी उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। आप जीवन विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपकी रुचि हो सकती है कि आसनों में हो, प्राणायाम में हो, ध्यान में हो, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तनाव है, ईर्ष्या है, इनके ऊपर हो, या कोई शारीरिक ऐसी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हो, तो काम उसी के ऊपर करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। और रुचि के साथ में अभिरुचि। अभिरुचि का यहां पर अर्थ है हमारी क्या योग्यताएं हैं, हम अपनी अभी क्षमताओं को और योग्यताओं को देखते हुए ही उस विषय और उस फील्ड का हम चुनाव करें। अनुसंधान समस्या का चुनाव मापन सीमा में हो, जैसा कि भी पहले हम बता चुके हैं। समस्या मितव्ययी भी होनी चाहिए, इतना अधिक खर्च भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको वहन नहीं कर सके। अनुसंधान समस्या वह असाध्य नहीं होनी चाहिए, यानी जिसको हम कभी पूरा ही नहीं कर सके। समस्या के अंदर नवीनता होनी चाहिए। समय के साथ में जो हम चल रहे हैं और आज इस समय की क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की हमें समस्या का चुनाव करना चाहिए ताकि व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से वह समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी आपका किया हुआ शोध काम आ सके। समस्या नैतिक मूल्यों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। कभी कभार हम देखते हैं कई सारे जो लोग होते हैं, कई प्रकार के अपने आप की पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिसका फिर भारी विरोध होता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, नैतिकता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। समस्या की अभिव्यक्ति, यानी कि समस्या की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि जो भी समस्या है वह हमारे सामने जो प्रकट हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों समस्या हमारे सामने आ रही है। समस्या अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है कि एक तो ज्ञान में अवरोध या दरार। समस्या यहां पर क्यों पैदा हुई, उस अवरोध के कारण से या उस दरार के कारण से। यहां पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं इस चीज को कि किसी भी समस्या के ऊपर यदि हम काम कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि या तो हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, या आवश्यकताओं के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, या पहले से किसी ने कोई काम किया है उसके परिणाम से हम संतुष्ट नहीं है। तो ज्ञान में अवरोध, व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है और ज्ञान के बढ़ाने के लिए, ज्ञान के क्षेत्र को खोलने के लिए वह शोध करता है। क्योंकि जब एक विद्यार्थी अपने शोध की शुरुआत करता है और उस शोध के लिए, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, अनेक प्रकार की उसमें परिकल्पनाएं हैं जिनको तैयार किया जाता है, उसकी डिजाइन की जाती है, उसके परिणामों को निकाला जाता है। ठीक है, हमने एक शोध कार्य किया है और उस शोध कार्य को करने के पश्चात हमारे सामने रिजल्ट आता है, हमारी जो परिकल्पनाएं हमने की है, हम उसकी सत्यता की जांच करते हैं। पर क्या यह जरूरी है कि हमने जो काम किया है वही पूर्ण रूप से सत्य हो? ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे नए विचार,
नया दृष्टिकोण और नई समस्याएं भी उभर करके आती है। और आगे आने वाला जो दूसरा शोधार्थी होता है, उसके लिए एक व्यापक क्षेत्र खुलता है, उसको एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त होता है। इसलिए जब कोई अनुसंधान करता किसी जानकारी की तर्कयुक्त ढंग से व्याख्या नहीं कर सके, तब इस प्रकार की समस्या अभिव्यक्त होती है, ज्ञान में दरार वाली बात। और यह परिस्थिति प्राय उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता में ज्ञान का पर्याप्त भंडार नहीं होता और हमारे पास में ज्ञान नहीं है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधी जो भेद है उसको हम खोलना चाहते हैं। वह अनुसंधान संबंधी घटना की उचित व्याख्या नहीं कर पाने के कारण ही उसके ऊपर वह अपना कार्य करना चाहता है। उदाहरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए कौन सी चिकित्सा प्रणाली सर्वोत्तम हो सकती है? आज बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियां हैं, साइकोलॉजी के अंदर भी है, एलोपैथी के अंदर भी है, तो योग वाले भी बता रहे हैं कि हम भी व्यक्ति को नशे से मुक्त करवा सकते हैं विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा या ध्यान की अनेक विधियों के द्वारा। इसी 8वें पेपर में जब हमें नशे वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, उस समय हमने भी चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे आसन, प्राणायाम या ध्यान के प्रयोग है जिसके द्वारा व्यक्ति को नशे से मुक्त किया जा सकता है। अब इस समस्या से यह है, अब यहां पर एक समस्या यह पैदा होती है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा प्रयोग करवाया जाए या उसके ऊपर कौन सी थेरेपी को लागू किया जाए जिससे कि हमें अच्छे परिणाम मिल सके, कम समय के अंदर लोगों के ऊपर हम अपना इफेक्ट दिखा सके। अब समस्या यह हो रही है कि किसका चुनाव किया जाए, यही तो समस्या है। और इस प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए फिर किया जाता है शोध, कि योग के ऊपर शोध करके देखा जाए, एलोपैथी की जो मेडिसिन है उनके ऊपर शोध करके देखा जाए, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने तरीके से करते हैं तो उसके ऊपर शोध करके देखा जाए। जब शोध करके देखा जाता है तब परिणाम सामने आता है कि किसका कितना अधिक ज्यादा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट, और किसका कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जाता है और तब हमारे सामने एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है, एक पारदर्शिता आ जाती है, और उस पारदर्शिता के चलते हुए जो अवरोध था, जो दरार थी, वह दूर हो जाती है। इसी प्रकार से परस्पर विरोधी परिणाम। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि आए दिन हम न्यूज़पेपर के अंदर किसी न किसी रिसर्च के बारे में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हम जीवन विज्ञान के विद्यार्थी, यदि हम केवल हमारे शरीर को, शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को या हमारी डाइट को लेकर के हम बात करें, तो विभिन्न प्रकार के शोध जो है वो पत्र पत्रिकाओं में हमें पढ़ने को मिलते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक शोध कहता है कि इस प्रकार का भोजन करने से यह परिणाम मिलता है, इसलिए हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें कि कुछ ही समय बाद में या कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर खोज होती है और वो ये कहते हैं कि इस प्रकार का भोजन करने से यह हो सकता है। उसी भोजन के ऊपर वो उसके विपरीत बात कर रहे हैं या उसमें कुछ अलग ही या विशेष प्रकार के साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं। तब यहां पर यह समस्या पैदा होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस डाइट को, उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ये रिसर्च की है, हमें किसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से जब हमारे सामने परस्पर विरोधी परिणाम सामने आते हैं, तब पुनः आवश्यकता पड़ती है
शोध करने की। चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, किसी की भी हम बात करें, कई प्रकार इस प्रकार की समस्या आती है जब विरोधी परिणाम हमें मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। दुनिया के बहुत महान साइंटिस्ट जिसने आधुनिक भौतिकी को बदल के रख दिया, आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² जैसा सूत्र दिया था, और उन्होंने कहा था कि इस सृष्टि के अंदर सबसे अधिक यदि किसी चीज का वेग है तो वो प्रकाश का वेग है। प्रकाश के वेग से ज्यादा किसी का वेग नहीं हो सकता। लेकिन हम अभी जो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं, कई बार यह पढ़ने को मिला है कि प्रकाश का जो वेग बताया गया है उससे भी अधिक वेग हो सकता है जितना कि आइंस्टीन ने बताया था। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भौतिकी के अंदर बहुत सारे नए नए नियम और परिणाम निकल करके आ जाएंगे, और बहुत सारे जो पुराने नियम है वो निश्चित रूप से टूट जाएंगे। होता है ऐसा, और इसी से हमारे उस ज्ञान का विस्तार होता है। तीसरी बात आती है तथ्य की व्याख्या, यानी कि जब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में किसी नवीन तथ्य को खोज लेता है, तब उस तथ्य का संबंध प्राय वह किसी न किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत से स्थापित करना चाहता है तथा उसकी व्याख्या करना चाहता है। यदि अनुसंधानकर्ता अपने खोजे गए नवीन तथ्य का संबंध पूर्व स्थापित सिद्धांत से स्थापित करने में असफल रहता है तो उस तथ्य का स्वरूप वैज्ञानिक ज्ञान की परिधि से बाहर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसीलिए कहा गया है और शुरू में भी बताया है कि इस प्रकार की समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसके ऊपर कार्य हो चुका है, ताकि हम उस सिद्धांत की प्रामाणिकता को भी पूर्व सिद्धांतों के द्वारा हम उसको जांच सकें। जैसा कि मैंने कहा कि प्रकाश के वेग की बात है, तो मनुष्य केवल आइंस्टीन की बात को लेकर के चुप नहीं बैठ गया है कि आइंस्टीन साहब कह गए हैं कि भाई उससे ज्यादा वेग नहीं हो सकता, तब तो फिर ज्ञान का विस्तार ही कैसे होगा। लेकिन खोज की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसमें वही पुराने नियम भी काम आते। ऐसा नहीं है कि वो पुराने नियम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी नियम बने हैं और उन नियमों के द्वारा बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं और अनुसंधान भी हुए हैं। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि हम चांद सितारों की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों को हम ढूंढने की बात कर रहे हैं। एक इस ब्रह्मांड का तारा हमारे से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, वो हमारे से कितना दूर है उसको हमारे से उसकी दूरी नापने की जो हम कोशिश कर रहे हैं और बता भी देते वो इतना दूर है, उसके पीछे यही सारे के सारे हमारे अनुसंधान है। इसलिए तथ्यों की व्याख्या होना भी बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं कि किसी भी अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करना बहुत ही विवेक का काम है। बिना विवेकपूर्ण कोई भी यदि अपने अनुसंधान के लिए किसी समस्या का चुनाव करता है तो उसको आगे जाकर के जहां अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं अधिकतर को देखा गया है कि वह असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारी समस्या का चुनाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। हम पहले भी एक चीज बता चुके हैं कि हम जीवन विज्ञान, परीक्षा ध्यान और योग के विद्यार्थी हैं, और योग के विद्यार्थी होने के नाते आज हमारे सामने इतने सारे क्षेत्र पड़े हैं
जिनके ऊपर हम अच्छा सा अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और साहित्य भरे पड़े हैं कि योग के इन प्रयोगों को अपना करके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसे फायदे उठा सकते हैं, कैसे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम स्वयं का परिष्कार कर सकते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज का समय विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग के होने के नाते हर चीज का सत्यापन होना जरूरी है, प्रामाणिक होना जरूरी है, मात्रात्मक रूप से हमारे सामने वो वैध होने जरूरी है। और आज विज्ञान ने इस प्रकार के अनेक जो उपकरण बने हैं, उन उपकरणों की सहायता से हम योग से, ध्यान से संबंधित भी अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे लिए तो एक खुला चुनौती भरा कैरियर की दृष्टि से भी इतना वृहद क्षेत्र सामने पड़ा है कि आज के लोगों की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक, इतनी सारी समस्याएं हैं जिनका निदान विज्ञान को कहीं नजर नहीं आ रहा है। और वो नजर यदि आ रहा है तो वह योग और ध्यान की तरफ आ रहा है, जिसके अंदर हम काम करके जहां स्वयं का अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं, वहीं हम समाज का, राष्ट्र का और इस विश्व का भला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस चीज को समझा होगा और आगे कुछ नवीनता प्राप्त करने के लिए, इस समाज को देने के लिए निश्चित है आप भी कुछ अच्छा कार्य शोध के क्षेत्र में अवश्य ही करेंगे। इसी के साथ ही यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।